तो हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं बौने ग्रह के बारे में, कि जो बौने ग्रह होते हैं उससे जुड़े जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि यम यानी कि जो प्लूटो था, ठीक है, तो प्लूटो पहले क्या हुआ करता था, 2006 के पहले ये ग्रह के श्रेणी में आया करता था, लेकिन आईएयू ने इसका नया नाम 134,340 रखा है, ठीक है। तो 134340 इसका क्या किया गया है, आईएयू ने इसका नया नाम रखा, ठीक है। क्लॉड टामो ने 1930 ईस्वी में खोज की, और ये जो यम यानी कि प्लूटो था, इस खोज किसके द्वारा किया गया था, तो क्लॉड टामो ने 1930 ईस्वी में इसका खोज किया था। अगस्त 2006 ईस्वी की आईएयू की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो जो यम यानी कि प्लूटो था, प्लूटो 2006 के पहले, अब अगर आपको पता होना चाहिए कि जो 2006 के पहले टोटल नंबर ऑफ जो प्लेनेट था यानी कि ग्रह वो 9 हुआ करता था, यानी कि जो प्लूटो था इसको भी ग्रह के श्रेणी में रखा गया था। लेकिन जब सारे इसके जो मापदंड देखे गए तो उसके बाद पता चला कि इसके कुछ ऐसे चीज जो पॉइंट होता है जो मतलब फॉलो नहीं कर रहा है ग्रह का, तो इस वजह से इसे क्या किया गया कि बौने ग्रह की श्रेणी में इसको रख दिया गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकालने जाने का कारण है, तो देखिए यहाँ पे चलिए कारण आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा कारण है जिस वजह से जो यम था यानी कि प्लूटो इसको ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो आकार में चंद्रमा से छोटा होना, ठीक है। तो जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है, और जो कि पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है, तो आकार में ये चंद्रमा से भी छोटा है। ये क्या है, आकार में चंद्रमा से छोटा है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया कि इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, और दूसरा ये भी रीजन था कि इसको ग्रह के श्रेणी से हटाया गया कि इसका जो कक्षा था, ठीक है, इसका जो कक्षा था वो वृत्ताकार नहीं था, इस वजह से भी इसे ग्रह के श्रेणी से हटाया गया। और जो तीसरा पॉइंट है कि वरुण की कक्षा को काटना, और ये क्या करता था, जो वरुण का कक्षा था उसको ये कट करता था, इंटरसेक्ट करता था, काटता था, जिस वजह से भी इसे ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो अगला यहाँ पे दिया गया सीरस, ठीक है। सीरस की बात करें तो इसकी खोज जो इटली के एक खगोल शास्त्री पियाजी थे उन्होंने इसका खोज किया था। किसने किया था, तो इटली के एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम क्या था, पियाजी, उन्होंने सीरस का खोज किया था। आईएयू की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो जो आईएयू की नई परिभाषा आई उस हिसाब से उस अनुसार क्या किया गया कि जो सेरेस था उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा, और इसे किस संख्या से जाना जाएगा, तो 1 से जाना जाएगा, और इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है, यानी कि 1/5 भाग है क्या, जो मतलब बुध है, बुध ग्रह, उसका इस 1/5 भाग इसका व्यास है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि अन्य बौने ग्रह है चिरान एवं 2003 यूबी 313, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य जो दिया गया है बौने ग्रह का नाम दिया गया, तो ये सारे अन्य बौने ग्रह का नाम दिया गया कि चिरान हो गया, 2003 यूबी 313 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो बौने ग्रह हैं इसके बारे में पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया गया है सौर परिवार की सारणी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सौर परिवार है उसके सारणी के बारे में दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रहों का नाम दिया गया है, ठीक है, ग्रहों का नाम दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है व्यास, यानी कि उसका किलोमीटर में व्यास दिया गया है कि उसका व्यास कितना है, परिभ्रमण काल, ठीक है, यानी कि अपने अक्ष पर कितने दिन में वो परिभ्रमण करता है, और परिक्रमण काल यानी कि सूर्य के चारों ओर कितना दिन में चक्कर लगाता है, और उसके उपग्रहों की संख्या। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसका एक टेबल बना लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर हम बुध की बात करें तो 4,878 किलोमीटर इसका व्यास है, ठीक है, इसका व्यास है, ठीक है। और 58.6 दिन अपने मतलब लगता है इसको अपने अक्ष पे घूमने में, जबकि 88 दिन लगता है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में। इसी तरह अगला अगर हम ग्रह देखें तो शुक्र है, जिसका अगर हम बात करें तो 12,104 किलोमीटर इसका व्यास है, और 243 दिन लगता है सिर्फ अपने अक्ष पे घूमने में, जबकि 227.7 दिन लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, यानी कि सूर्य के चक्कर लगाने से कम समय लगता है, और खुद के अक्ष पे घूमने में इसको ज़्यादा समय लगता है। और इसके उपग्रहों की संख्या क्या है, 0 है, शून्य है। पृथ्वी की बात करें तो 12,756 से 12,714, ठीक है, ये इसी के बीच में इसका व्यास है।
और 23.9 घंटा लगता है, ठीक है। यानी कि अपने अक्ष पे कितना देर में घूमता है, तो 23.9 घंटे में घूमता है। और 365.26 दिन लगता है इसको सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में, ठीक है। और अगर हम उपग्रह की संख्या की बात करें तो एक उपग्रह है, ठीक है। यहाँ पे उपग्रह कौन सा बात हो रहा है, तो सारे नेचुरल उपग्रह का बात हो रहा है, ठीक है। प्राकृतिक ग्रह के बात उपग्रह का बात हो रहा है। मंगल अगर ग्रह की बात करें तो इसका व्यास कितना होगा किलोमीटर में, तो 6,796 किलोमीटर। और परिभ्रमण काल की बात करें अपने अक्ष पे तो 24.6 घंटे और 687 दिन इसको लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। और दो इसके क्या है, उपग्रह है। बृहस्पति की बात करें तो 1,42,984 किलोमीटर इसका व्यास है। 9.9 घंटा लगता है अपने अक्ष पर घूमने में और 11.9 वर्ष लगता है, यानी कि लगभग 12 साल लगता है इसको सूर्य के चक्कर लगाने में। और इसके टोटल अगर हम बात करें उपग्रहों की संख्या तो कितना है, 67 है। और शनि की बात करें तो 1,20,536 किलोमीटर इसका व्यास है। 10.3 घंटा लगता है अपने अक्ष पे घूर्णन करने में और परिक्रमण करने में सूरज का लगता है 29.5 वर्ष, ठीक है। और 62 इसके उपग्रह है। और उनकी बात करें तो 51,118 किलोमीटर इसका व्यास है। 17.2 घंटा समय लगता है अपने अक्ष पे घूर्णन करने में, जबकि 84 साल लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। और 27 इसके क्या है, उपग्रहों की संख्या है। वरुण की बात करें तो 49,100 किलोमीटर इसका व्यास है और 16.1 घंटा लगता है इसको अपने अक्ष पे घूमने में, जबकि 164.8 साल लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। और हम बात करें उपग्रहों की संख्या का तो 13 है, ठीक है। और ये जो डेटा दिया गया है किसके अनुसार दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ, ठीक है, IAU के अनुसार दिया गया है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया जो अगला हमारा पॉइंट दिया गया, क्या दिया गया है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे दिया गया है लघु सौरमंडलीय पिंड। तो हम लोग अब लघु सौरमंडलीय पिंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड के बारे में, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह इसको बोलते हैं। तो अभी हमने बौने ग्रह के बारे में पढ़ा, अब क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले दिया गया कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। तो जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, तो उनके बीच में क्या है कि कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जो क्या करते हैं, जिस तरह से सारे ग्रह और उपग्रह परिक्रमा करते हैं उसी तरह से ये छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड है वो भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। तो जो खगोल शास्त्री हैं उनके अनुसार ये बताया गया कि जो ग्रहों का विस्फोट हुआ था तो जो कुछ टुकड़े रह गए वही टुकड़े हैं जो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। वही क्या करते हैं कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और कहाँ पे स्थित है, तो मंगल और जो बृहस्पति ग्रह है उसके बीच की कक्षाओं में ये स्थित है। शुद्ध ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त यानी कि लोनार झील जो महाराष्ट्र में बना है इस तरह का झील बन जाता है। तो शुद्ध ग्रह क्या होता है कि ऐसे घूमते घूमते अगर कभी पृथ्वी से टकराए तो गड्ढा कर देता है और वो झील वगैरह बन जाता है, ठीक है। जिसका एक एग्जाम्पल लोनार जो झील है महाराष्ट्र में, वो क्या हुआ कि शुद्ध ग्रह के टकराने से ही बना हुआ है। अगले अगर हम देखें तो दिया गया कि फोर वेस्टा, ठीक है, जो फोर वेस्टा है एकमात्र शुद्ध ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो पूरे अगर हम बात करें हम अपने सोलर सिस्टम में, तो जो फोर वेस्टा एक ऐसा शुद्ध ग्रह है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी नंगे आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया धूमकेतु। तो धूमकेतु को हम लोग इंग्लिश में कॉमेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दिया गया कि सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, ठीक है। तो जो सौरमंडल का छोर है उस पर क्या है कि बहुत छोटे छोटे अरबों यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु एवं पुच्छल तारे कहलाते हैं। और उन्हें ही हम लोग धूमकेतु यानी कि कॉमेट या फिर पुच्छल तारा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि यह गैस एवं धूल का संग्रह है। तो जो ये धूमकेतु या पुच्छल तारों की बात करती है, क्या है, गैस और धूल का संग्रह यानी कि इनसे मिलकर बना है, जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। तो जो क्या होता है कि अगर आकाश में आप देखेंगे तो लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य के ओर अग्रसर होता है। तो जो धूमकेतु है वो कब दिखाई देता है, जब वो सूर्य की तरफ अग्रसर होता है तभी वो दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य किरणों
सूर्य की जो किरण होती है इसकी गैस को चमकीला बना देती है। तो जो सूर्य की किरण होती है उसकी गैस को और ज़्यादा चमकीला बना देती है, जिस वजह से वो दिखाई पड़ता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है, ठीक है। तो जो धूमकेतु का जो पूंछ होता है वो किस तरह से दिखाई देता है कि वो सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। चलिए आगे यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। तो हैले दिया गया, ठीक है। दिया गया है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कि हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। तो एक धूमकेतु है जिसका नाम हैले है, उसके परिक्रमण काल की बात करें तो 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। अगर इस लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो 1986 में दिखाई दिया था। और इसके 76 साल की अगर हम बात करें तो 76 साल कब होगा, तो इसका 76 साल अगर हम जोड़े तो 1986 में 76 जोड़ेंगे तो 2062, ठीक है। तो आने वाले 2062 में ये फिर से है जो हैले नामक धूमकेतु है वो दिखाई देगा। अगले पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं। तो जो धूमकेतु होता है वो हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होता है, ठीक है। फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। तो जो भी धूमकेतु है उसके लौटने का क्या होता है कि समय निश्चित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया उल्का, जिसको हम लोग मेटियोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए उल्का के बारे में अब हम जान लेते हैं, मेटियोर किससे कहते हैं। तो इसमें दिया गया है कि उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकते हैं और लुप्त हो जाती है। तो उल्काएं क्या होता है कि प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है, जो कुछ ही पल के लिए दिखाई दे मतलब चमकता हुआ दिखाई देता है, फिर वो क्या होता है लुप्त हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। उल्काएं शुद्ध ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो जो उल्काएं होते हैं यानी कि ये जो मेटियोर होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे शुद्ध ग्रह है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसके टुकड़े होते हैं या फिर धूमकेतुओं के द्वारा जो पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उल्का बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि धूमकेतु क्या हुआ, उल्का क्या हुआ। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है कि पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, ठीक है। तो पृथ्वी और उसके सौरिक संबंध के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीच में कुछ क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि बीच में फेस्टिवल आ गया था और कुछ पर्सनल रीजन भी था जिस वजह से थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन हम लोग इसको और ज़्यादा तेज़ी से और एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और लंबा थोड़ा सा, ताकि चीज़ें जल्दी से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि प्रकाश चक्र, ठीक है, जिसको हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश चक्र यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की अगर हम बात करें तो दिया गया कि वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। तो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है इसका क्या काम है, मान लीजिए कि जो पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, छोटा सा ये पृथ्वी हो गया। तो अगर इधर से लाइट आ रहा है, ठीक है, इधर से अगर लाइट आ रहा है तो सीधा सा बात है कौन सा जो इसका पार्ट होगा वो चमकीला होगा, इधर वाला पार्ट चमकीला होगा, इधर वाला क्या होगा डार्क होगा, ठीक है, अंधेरा होगा। तो जो एक लाइन है जिसके जो दर्शाता है कि इधर का जो पार्ट है वो क्या है चमकीला है और इधर का पार्ट क्या है डार्क यानी कि अंधेरा है, ठीक है, अंधेरा है। तो उसी लाइन को क्या बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि प्रकाश चक्र बोलते हैं, जो क्या करता है प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। तो पृथ्वी की अगर हम गतियों की बात करें तो जो पृथ्वी है उसकी दो गतियां हैं। कौन कौन सी दो गतियां हैं, तो एक गति होता है जिसको हम लोग घूर्णन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रोटेशन भी बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए कि इस तरह से जो अपने जगह पे इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से अपने जगह पे घूम रहा है, ठीक है, लट्टू देखे होंगे नाचते हुए। तो जो वो अपने जगह पे अगर नाच रहा है तो घूम रहा है तो उसको क्या बोलते हैं रोटेशन यानी कि घूर्णन गति, ठीक है, या फिर दैनिक गति भी इसको बोला जाता है। घूर्णन गति बोले या फिर दैनिक गति बोले, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिससे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। तो इसे रोटेशन यानी कि घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं और यही वजह है कि जो दिन और रात होता है, ठीक है। दिन और रात होने का मेन रीजन अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलिएगा कि पृथ्वी का जो रोटेशन मोशन है उस वजह से ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं, जिस वजह से हम लोग इसे क्या कहते हैं दैनिक गति भी कहते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरा पृथ्वी की गति है जिसको हम लोग परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन बोलते हैं।
तो रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है, ठीक है, इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो क्या करती है कि जैसे मान लीजिए कि सन हो गया, ठीक है, ये सन हो गया, तो मान लीजिए कि पृथ्वी यहाँ पे है, तो ये अपने जगह पर इस तरह से घूम रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या करता है कि इसके चारों तरफ भी वो घूमते रहता है। तो जो अपने जगह पर घूमा उसको क्या बोला गया, रोटेशन, उसको क्या बोला गया, रोटेशन बोला गया, यानी कि घूर्णन बोला गया। और जो वो मान लीजिए कि घूमते घूमते यहाँ पे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और फिर यहाँ पे चला गया। तो ये जो मोशन हो रहा है, जो घूम रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग वार्षिक गति या फिर परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिक्रमण इसको ही बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है। यहाँ पे दिया गया कि इसमें कुछ पॉइंट दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं, तो जो मतलब अपने साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है उसको ही रिवॉल्यूशन कहते हैं। और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो आप देखते होंगे कि 6 जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो 6 घंटा है, ये क्या, इसका क्या मतलब है कि जो देखिए ये 6 जो है 4 बार जब जुड़ता है, यानी कि हर एक साल अगर जुड़ेगा तो 4 साल में ये कितना हो जाएगा, 24 घंटा, ठीक है। तो ये 24 घंटा होके एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 365 जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, ठीक है, जो कि 366 हो जाता है। और उसको ही हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्लियर नहीं होता है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि लीप ईयर में एक दिन कहाँ से बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नक्षत्र दिवस के बारे में, साइड्रल डे के बारे में दिया गया है कि एक मध्य रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उपरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि होता है। और ये जो नक्षत्र अवधि होता है, ठीक है, वो कितने, जो नक्षत्र ये दिवस है वो कितने अवधि का होता है, तो 23 घंटा 56 मिनट का, यानी कि लगभग 24 घंटे से के आसपास का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं कि और भी चीज़ें दी गई है। और सौर दिवस दिया गया, ठीक है। तो सोलर डे की अगर हम बात करें तो सोलर डे में क्या होता है कि जो सोलर डे है, तो सोलर डे की अगर हम बात करें तो जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। क्या होता है कि जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे की होती है। और इसकी अवधि कितने होती है, पूरे 24 घंटे की होती है। एक नोट भी दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। दिया गया कि अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। ये याद रखना है कि जो परिक्रमा पथ है उस पर जो पृथ्वी है वो सूर्य की ओर कितने स्पीड से चक्कर लगाता है, तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से चक्कर लगाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब आगे एक और भी पॉइंट दिया गया, तो एक एक करके ये जो सारे पॉइंट है इसको देखते चलना है, समझते चलना है। एक होता है पेरीहिलियन और एक होता है एपीहिलियन, ठीक है, जिसको अपसौर बोला जाता है और एक को उपसौर बोला जाता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि कितना देर का लेक्चर हुआ। तो इस दोनों के बारे में हम लोग देख के फिर इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करेंगे। बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही छोटा छोटा ही लेक्चर बनाएंगे, लेकिन जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। माफ़ी चाहते हैं कि बीच में थोड़ा सा समय हम ले लिए, लेकिन इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो शुरू किए हम वो ऐसे ही जब तक ख़त्म नहीं करेंगे इसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए इसको देखते हैं उपसौर के बारे में कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है, जबकि पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है। तो देखिए अपसौर और उपसौर, ठीक है। तो उपसौर की हम बात करें तो उपसौर के बारे में हम लोग अभी पढ़े, तो इसमें यह बताया गया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। दीर्घवृत्तीय किसको बोलते हैं, इस तरह का जो कक्षा होता है इसको बोलते हैं। और एक वृत्त होता है जो इस तरह से होता है और एक ये होता है, ठीक है, इसको इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक इलिप्स।
और इसको क्या बोलते हैं, सर्कल। तो इस ये दीर्घवृत्त इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका दो फोकस होता है, ठीक है, इसका दो फोकस होता है। तो एक फोकस पर सूर्य होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे सन हुआ, तो अगर पृथ्वी यहाँ पे आया यानी कि इसके पास हो गया, ठीक है, पृथ्वी यहाँ पे पास आया, लेकिन ये घूमते घूमते यहाँ चला गया, तो ये तो दूर ही हो गया ना। तो वही जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होता है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि पास में होगा, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो वो पास में हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो दूर हो जाएगा। तो जो पास वाला सिचुएशन है इसको ही क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन। तो पेरीहेलियन, पेरीहेलियन को पीस को पास से याद रखिएगा कि जब पास होगा तो पेरीहेलियन, और उसके बाद याद रखिएगा जब दूर होगा तो एपीहेलियन। तो एपीहेलियन भी समझ लेते हैं। एपीहेलियन यहाँ पे क्या दिया गया कि पृथ्वी जब सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है, तो जो ये वाला सिचुएशन हो गया इसको क्या बोलेंगे, एपीहेलियन, ठीक है, क्या बोलेंगे, एफिलियन बोलेंगे, ठीक है, एफिलियन बोलेंगे। तो इसको भी याद रखिएगा, यानी कि अपसौर इसको बोलते हैं। और इसका डेट भी याद रखिएगा, 4 जुलाई को होती है। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच का दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये 3 जनवरी और ये 4 जुलाई, ये दोनों डेट याद रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा इस चीज़ को इरेज कर लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा कि अपसौर और उपसौर ये दोनों क्या होता है, ठीक है। अपसौर और उपसौर आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गंदा दिख रहा है, तो गंदा दिखना नहीं चाहिए एक्चुअल में। तो इसको यहाँ पे देख लीजिएगा कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और इसमें जो भी चीज़ें लैप्स अप कर रहे हैं, भूल रहे हैं, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आने वाले जो सेशन है उसमें हम लोग एप्साइड रेखा से शुरू करेंगे, उसके बाद अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश समांतर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सब कुछ आगे जो भी बचा हुआ है उसको कवर करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।